नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस कुमार 3J मल्टीपल वीडियो स्टेशन में, जहां पे मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो काबिल युवा हैं, जो एजुकेटेड युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की है, उसके बावजूद भी वो नौकरी क्यों नहीं प्राप्त कर रहे, इसका कारण क्या है? सरकार में कोई कमी है, कमीशन में कोई कमी है, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता का ज़्यादा दिखावा है, या फिर आरक्षण है? आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना और खुद एनालिसिस करना। क्या मेरी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप एक उसके फैक्ट रख के आपको बताना कि यहाँ पे इस चीज़ में ये कमी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात करेंगे पारदर्शिता पे, भ्रष्टाचार पे, आरक्षण पे बात करेंगे, फिर बाद में। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना, ताकि हर युवा तक ये बात पहुँचे और हर नेता तक भी ये बात पहुँचे। इस समय हमारे देश में एक बदलाव की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है बदलाव की, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामियां हो चुकी है, इतने ज़्यादा त्रुटियां हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी अगर हम चर्चा करें, मेल एसआई, फीमेल एसआई है, फीमेल कांस्टेबल है, इनकी देखो ज्वाइनिंग अभी रुकी पड़ी है। कितने दिन से सितंबर में एग्जाम होता, सितंबर 2021 में एग्जाम था, उसके बाद पीएमटी, पीएसटी सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक पारदर्शिता के नाम पे एक, मैं ये नहीं बोलता कि पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता है भाई, लेकिन पारदर्शिता के नाम पे इतना बड़ा दिखावा मत करो। एसआईटी होती है, एनआई होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। अगर आप लोगों का प्रेशर है उसके ऊपर, और अगर आप लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, नेता चाहते हैं, तो वो दिन के दिन अपना रिजल्ट ला के रख सकती है सामने। कि जब इलेक्शन होने हो, इलेक्शन से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग कराई जाए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी सरकार ने इतनी ज़्यादा भर्ती की है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको पारदर्शिता के नाम पे क्या होता है। 2019 को आप उठा के देखना, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है ना, जितनी भी री एड भी हुई है, कुछ भर्ती री एड भी हुई है, न्यू एडवर्टाइजमेंट भी है, वो अक्टूबर 2019 में इलेक्शन था दोस्तों, हरियाणा के अंदर, आप लोग जानते भी हैं इलेक्शन था। और सितंबर यानी कि 21 सितंबर 2019 को क्लर्क एग्जाम हुआ था, 5/2019, आप लोगों को पता है। नवंबर 2018 में एग्जाम हुआ था, किसका? ग्रुप डी का। उसके बाद दिसंबर में एग्जाम हुआ था 3/2018, जो पुलिस की भर्ती थी। अक्टूबर का इलेक्शन था शायद, 21 अक्टूबर का। 21 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले ये इसका एग्जाम भी लिया, पीएसटी, पीएमटी सब की ज्वाइनिंग भी की। लगभग 5500 होंगी। ग्रुप डी में 18,000 थी और क्लर्क की 4,800 कुछ पोस्ट थी। पारदर्शिता के नाम पे ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी भी भर्ती को खींचा जाए इलेक्शन के नज़दीक तक। इलेक्शन आने से 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल पहले एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो री एड है, जो भी है, री एड है या वो न्यू एडवर्टाइजमेंट है, 2019 से ज़्यादा कभी नहीं दिखेंगे। आप HSSC की साइट खोलना, उस पर देखना जाके 2019 यानी कि इलेक्शन की डेट से 1 साल पहले के अंदर आप देखने जाके कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आई है। उसके बाद पारदर्शिता के नाम पे सिर्फ खींचते हैं भाई। पारदर्शिता तो ये है, रिटर्न हुआ, आंसर की आई, ऑब्जेक्शन लिया, ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज आंसर की तुरंत आए, रिवाइज आंसर के बाद डीवी के लिए बुलाते हैं, तो डीवी में कट ऑफ दिखाएं कि डीवी की आपकी कट ऑफ ये है। भ्रष्टाचार पे सरकार चाहे तो हमको साजी के दिन लग सकता है। और मैं ये भी बोलता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ या सरकार की कोई अच्छाई कर रहा हूँ। देखिए, जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है भाई, जो चीज़ बुरी है तो बुरी है। अच्छाई का हम साथ भी देंगे, बुराई की हम निंदा भी करेंगे। अच्छाई है, अगर भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, पारदर्शिता ला सकती है, तो ये गवर्नमेंट है, इसमें है दम, इसमें ऐसी कुछ बात नहीं। बहुत अच्छी लीडर है इस गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें पारदर्शिता या अपना भ्रष्टाचार को खत्म करने का दम है। ठीक है, माँ बाप जाते थे बनिए के पास, आड़ती के पास, देना जी 10 लाख रुपए, छोरा भर्ती कराना, ऐसा था सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आज भी कोई ये बोलता है कि पारदर्शिता नहीं है, रिश्वत है, तो मैं मानता हूँ कि रिश्वत फिर भी दूसरे नंबर पे है। आप एक आवाज़ लगाओ, आप बोलो, कहीं भी जाके बोलो कि चलो मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए लूँगा, मैं आपके लड़के को कांस्टेबल भर्ती कराऊंगा, तो भाई 10 लाख रुपए देने के लिए ना 100 बंदे तैयार हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। मैं किसी को भी बोल दूँ 10 लाख रुपए में तेरे लड़के को कांस्टेबल लगाऊंगा, तो 100 क्या हज़ारों बंदे तैयार हैं 10 लाख रुपए देने के लिए। क्या वो फिर 1000 के 1000 लग जाएंगे? अगर पैसे में दम होता तो ये 1000 बंदे 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की।
आज के दिन बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी बंदा 10 लाख देने के लिए तैयार है। अगर आप उसको बोलो कि मैं आपके लड़के को भर्ती कराऊंगा, तो क्या फिर ये 1000 के 1000 लग जाएंगे? देखो ये बात है, भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज़ है, होती है। सबसे खास बात तुमसे पूछो जो इसकी वजह से रह जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पूर्व सीएम 10 साल की जेल काट के हैं, चौटाला जी, 2500 जेबीटी टीचर का मामला था। अब हालांकि कुछ बंदे बोलते हैं कि 2500 घर का चूल्हा जलाया उसने, ठीक है भाई, 2500 जेबीटी टीचर लगाए उसने, या 3200 कितने थे, शायद 2500 या 3200 थे जेबीटी टीचर थे। बोल रहा इसने 2500 घरों का चूल्हा जलाया, उसकी सजा मिली इसको 10 साल की। लेकिन आप ये बात भी सोचो ना, जो 2500 कैंडिडेट जो काबिल थे, जिनमें दम था, जिन्होंने अपने दम पे क्लियर किया एग्जाम और वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने डाइट में रहा कि 2 साल तक जेबीटी किया, उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद एग्जाम में टॉप भी किया होगा। अरे उनका जिम्मेवार कौन है भाई? तो भ्रष्टाचारी में ये चीज़ है। 2500 शायद, इन 2500 में मैं ये नहीं कह रहा सारे भ्रष्टाचारी थे, सारे पैसे देने वाले थे, सारे ही गलत थे। कुछ बंदे होंगे ना जो पैसे के दम पे गए हैं जेबीटी टीचर, और इन 2500 में कुछ होंगे ना जिन्होंने एग्जाम के लिए अपना कुछ सब कुछ दिन रात तैयारी की, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए। और जो 2500 जो ना काबिल थे, जिनमें दम नहीं था और पैसे के दम पे ले गए नौकरी। आरक्षण आरक्षण एक ऐसी चीज है ना जिसपे हमारा जो समाज है, हमारे भारतवासी जो 2 वर्ग में बटे हैं, 2, एक वो जो आरक्षण लेते हैं, दूसरे वो जो आरक्षण नहीं लेते हैं। जो आरक्षण लेते हैं, मान लीजिए ए कैंडिडेट है जो आरक्षण लेता है, ये चाहते कि आरक्षण होना चाहिए। बी जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो चाहते कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे बंदा एग्जाम क्लियर करे। अब आप ये देखो बात, 1947 में देश आजाद हुआ, आरक्षण भी शुरू हुआ। चलो 1947 1950 जब से भी आरक्षण शुरू हुआ, अगर मान ले इस समय एक कैंडिडेट है ए, ये आरक्षण का सहारा लेके इसने कोई भी जॉब प्राप्त कर ली, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप ए की, कोई भी कर ली, इसके घर की स्थिति सुधर गई भाई। ये इतना काबिल हो गया कि इसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा सके, अच्छी ड्रेस ये पहन सके, अच्छा लाइफ जी सके, लाइफस्टाइल इसका बेहतर हो गया। क्योंकि इसके बाद इसके बेटे ने नौकरी ली, बी, इसके बाद सी ने ली। क्योंकि जब इसने आरक्षण के दम पे नौकरी ली तो पढ़ने की स्थिति अच्छी हुई, स्कूल जाने की स्थिति अच्छी हुई, लाइफस्टाइल अच्छा हुआ, तो इसके जो आगे जनरेशन थी उसने भी अच्छी पढ़ाई करी और वो भी काबिल बना, पढ़ लिख के उसने भी नौकरी के फॉर्म भरे, उसने भी आरक्षण लिया। जब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, अभी आरक्षण ऐसे चल रहा है। यानी कि आरक्षण जो है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। आरक्षण आज के दिन वही बंदे ले रहे हैं पूंजीपति हैं या जिन्होंने पहले ले चुका है। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आप अपने गांव में देखो, आपके गांव में SC ST OBC या BCA BCB कैटेगरी कितने नौजवान गवर्नमेंट जॉब पे हैं आरक्षण के दम पे। मैं गारंटी देता हूँ कि 90% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया नहीं देश आजाद होने के बाद, और सिर्फ ये 10% ही बंदे हैं जो अभी आरक्षण के दम पे पूंजीपति बन गए। पूंजीपति बनने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चल रहा है। आरक्षण इनको मिलना चाहिए, इनको जिनको अभी तक नहीं मिला। 14 जुलाई 2021 को ही CS यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा है, GS2 ब्रांच है उन्होंने एक लेटर निकाला था ESM के ऊपर, जो ESM को रिजर्वेशन मिलता है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो ESM है, पहले ESM क्या था, जैसे भी आरक्षण चलता है अपना SC ST OBC BCA में, कि अगर मैंने एक बार जॉब ले ली तो मैं दोबारा जॉब ले सकता हूँ आरक्षण के दम पे, दोबारा ले, मतलब कितनी बार भी जॉब चाहिए। लेकिन 14 जुलाई को लेटर जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कि ESM जो है वो सिर्फ एक बार अपने आरक्षण का यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी को। हालांकि ESM अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे है भाई। देखो, मैं उन बंदों को आगाह करना चाहता हूँ, उन बंदों को मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप आगे आओ, बताओ कि आज तक ना मेरे बाप ने, ना मेरे दादा परदादा, किसी ने आज तक ग्रेजुएशन लिया नहीं भाई। 1947 के बाद हमारे परिवार में कोई नौकरी लगे नहीं। ऐसे बंदे निकल के आओ आगे। एक बंदे ने 1947 में IAS बन गया आरक्षण के दम पे यार। अब बताओ उसके बच्चों को कहाँ जोड़ते IAS के। ग्रुप डी यानी कि जो 4th क्लास कर्मचारी है ना, उनका नहीं, इनको छूट होनी चाहिए कि
आप आरक्षण दोबारा ले सकते हो। यानी कि कोई ग्रुप डी में भर्ती हो गया, कोई किसी भी ट्रेड के अंदर, लेकिन वो अगर चाहे तो अपग्रेड में जा सकता है रिजर्वेशन के दम पे। लेकिन अगर उसके बाद ग्रुप सी, बी और अगर ए में आपका सिलेक्शन हुआ ना आरक्षण से, तो आरक्षण वहीं पे खत्म। इनका आरक्षण खत्म होगा तभी जो 90% बंदे बच्चे हैं ना, जो जिन्होंने आज तक आरक्षण का लाभ नहीं लिया, तभी इनको आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज तो चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप ने लिया, फिर बेटे ने लिया, फिर उसके बेटे ने लिया। जिसने नहीं लिया 90% अभी भी SC ST BC BCB के कैंडिडेट हैं ऐसे जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया भाई 1947 से अभी तक। वो बंदे आओ आगे। ESM में क्या होता है, ESM में यही चीज हुई थी स्पेशल। जो ESM थे उन्होंने सरकार को गुहार लगाई थी, उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि भाई बंदे रिपीट होते हैं, एक ही बंदा बार बार नौकरी चेंज करता है और जो बाकी बंदे उनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलता, वो बंदे ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। CS ने 14 जुलाई को लेटर निकाल दिया, बोल दिया ठीक है आरक्षण का लाभ एक बार मिलेगा। अभी जिसने ग्रुप डी में ज्वाइन कर ली, ESM ने ग्रुप डी है, वो जिसने क्लर्क है तो क्लर्क है, पुलिस कांस्टेबल है तो कांस्टेबल है, ऐसा ही है तो ऐसा ही है। अभी वो चेंज ही नहीं कर सकता। नहीं पहले उसको पूरी छूट थी, चेंज करो। 1947 के बाद जिस बंदे ने आरक्षण ले लिया, IAS बन गया, वो चाहे वो कांस्टेबल बन गया, छोड़ के ग्रुप डी की बात नहीं कर मैं। ग्रुप डी को मैं इतनी बड़ी कोई नौकरी भी नहीं है कि इससे घर की दाल रोटी मुश्किल से चलती है, नमक वाली चलेगी पहले तो बात है। ग्रुप डी की इतनी बड़ी नौकरी नहीं है जितनी अपने नेताओं को एक बार इलेक्शन लड़ लिया, MP MLA बन गए और जो परमानेंट बन जाते हैं उनकी पेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है ग्रुप डी में। ग्रुप डी सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट को उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए अपग्रेड में जाने के लिए। आप करो कोशिश, अपना एग्जाम दो। आरक्षण देना है, बुक्स फ्री करो, ड्रेस फ्री करो स्कूल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, बुक्स फ्री करो, फीस फ्री करो, ठीक है, पूरी तरह से शिक्षा फ्री करो, किराया फ्री करो, ट्रेन का, बस का, एयरलाइंस का भी भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको वो बोलते हैं ना कि हम तो एयरलाइंस में जाएंगे भाई, हमें तो एयर इंडिया में यात्रा करनी, तो फ्री करो भाई उनकी। आरक्षण ये है, उनको फाइनेंशियली मदद करो। लेकिन जहां पे बात आती है मार्क्स की, ये 16 नंबर वाला जितना काम कर पाएगा क्या? किसी लेटर की इंग्लिश से हिंदी बना पाएगा क्या? अभी जब कुछ चीजों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। 69 और 16 में भाई जमीन आसमान का फर्क है। तो काम में भी ऐसे फर्क मिलेगा इनके। जो जिस कैंडिडेट के नंबर है 69, चाहे वो SC का है, और जिस कैंडिडेट के नंबर है 16, चाहे वो जनरल का है, इनके काम में भी इतना ही फर्क मिलेगा जितना नंबरों में फर्क है। HTET कंपल्सरी है 60% जनरल और 55% कैटेगरी वाले को। नहीं तो मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो 2 नंबर लेके टीचर लगे हैं, सिर्फ 2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर 2 100 में से, और वो टीचर लग गया। तो आप क्या मानोगे, क्या वो बच्चे उसके पढ़ाए होंगे शिक्षित? एक लाइन बनाओ भाई, ये लाइन है, अरे 40% पे कर दो, चलो नहीं 60-55 पे कर रहे, 40 पे कर दो भाई, 40% पे एक लाइन खींच दो। 40 से कम वाले तो सिलेक्शन है ही नहीं, बात खत्म। जनरल हो चाहे SC BC BC कुछ भी हो, चाहे कोई चक्कर नहीं, 40% तो पास मार्क है। पास मार्क तो लो भाई। 2 नंबर वाला क्या पढ़ाएगा टीचर बताओ? 16 नंबर वाला क्या इंग्लिश के लेटर की हिंदी बनाएगा, हिंदी के लेटर की क्या इंग्लिश बनाएगा, क्या डिस्पैच करेगा, क्या कंप्यूटर चलाएगा? एक पास मार्क है, लाइन खींच दो। 40% के बाद सिलेक्शन नहीं है, इससे ऊपर ही होगी कट ऑफ, नहीं तो पोस्ट खाली, दोबारा भर्ती करो, दोबारा भरो उनको। एजुकेटेड लड़के हैं, ऐसी बात नहीं, जो लेंगे जॉब। लेकिन ये चीज़ गलत है। आरक्षण दो, आरक्षण बिल्कुल भी गलत नहीं है। आरक्षण है कमजोर को ऊपर उठाने की चीज़। लेकिन जो कमजोर है 1947, वो तो कमजोर ही है, वो ऊपर उठे नहीं भाई। उनको आरक्षण का लाभ मिले नहीं आज तक। आप देखो अपने आस पड़ोस में, अपने गुआंढ में, अपने गाँव के अंदर देखो, कितने हैं आपके गाँव में ऐसे बच्चे जिन्होंने आरक्षण के दम पे नौकरी ली है। और जिन्होंने ली है, मैं गारंटी देता हूँ उनके परिवार में पीछे से चला रहा है वो आरक्षण। जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, उनको आज तक नहीं मिला। और मैं उन्हीं बंदों को चाहता हूँ, अब मेरे कमेंट उसमें पक्का कमेंट करना, मुझे व्हाट्सअप करना, मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हो, जिनको ये पता कि हमारे परिवार में आज तक किसी ने नौकरी नहीं ली। ऐसे बंदे मिलेंगे 90%। 10% आरक्षण लोगों को मिला है 1947 के बाद। ये 10% ही अभी उसका फायदा उठा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रहा है, पूंजीपति उसका यूज कर रहे हैं। इनको जरूरत है देने की भाई, सबको मौका मिलना चाहिए ना। आरक्षण कर दिया है सरकार ने। गवर्नमेंट अंधी है, आंखें मीच के बैठी है। कोई कितना ईमानदार नेता आ जाओ,
अपने वोट बैंक के लिए कभी इस चीज़ को ठीक नहीं करेगा। जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, जब तक सरकारी कार्यालय में काम ठीक नहीं होगा, ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन होता रहेगा। 16 नंबर वाला काम नहीं करेगा, काम 69 नंबर वाला करेगा। 2 नंबर वाला टीचर नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा 70 वाला। ठीक है, लेकिन जो मार्क्स है ना, मार्क्स वो ये जो एस्टेट में 60%, 55% क्वालिफाई के लिए, सीईटी में भी ऐसे करो 60%, 55%। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो 40%, या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो 40 भी कम है भाई, 50% मार्क होनी चाहिए। इससे नीचे वाला नो जॉब। भारतीय सेना में कोई आरक्षण नहीं है। आर्मी एयरफोर्स में हो जाओ, क्या कहीं देखेगा आपने जनरल, SC BC OBC की कोई कट ऑफ लगती हो? इसरो में जाओ। तो सिविल सर्विस में क्यों भाई? आम जनता तंग होता कि अगर अनकाबिल आदमी जिसमें काबिलियत नहीं है वो कुर्सी पे बैठेगा तो भाई तंग सिर्फ आम आदमी होगा। नेता का काम होगा सबसे पहले, जिसकी पावर है, जो पावरफुल है, जो नेता है, वो अपना काम करा लेगा उससे भी। जिसमें काबिलियत नहीं है उससे भी काम करा लेगा, वो तो धमकी देकर कराएगा, नौकरी से हटाने की धमकी देगा, उसको बेइज्जती कर देगा उसकी, तुझे काम नहीं आता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। लेकिन आम जनता परेशान होगी अगर काबिल व्यक्ति अपनी जगह पर नहीं बैठे ना, उसकी जगह अकाबिल व्यक्ति बैठे हैं अपनी चेयर पे कहीं, तो आम जनता परेशान होगी। नेता, पावर वाला पर्सन कभी परेशान नहीं होगा, वो अपना काम करा लेगा। तो दोस्तों, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। छोड़ के ग्रुप डी वाले को दोबारा मौका दिया जाए आरक्षण का अपग्रेड में जाने के लिए। उसके बाद जो भी भर्ती है, जिसने आरक्षण एक बार ले लिया उसका खत्म हो। क्योंकि 1947 के बाद अगर एक परिवार ने आरक्षण लिया, IAS बन गया, पुलिस कांस्टेबल, ऐसा ही कुछ भी बन गया, उसके बच्चे काबिल हैं पढ़ने लिखने के, वो अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छा अपना कर सकते हैं। लेकिन जो परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको नहीं कभी लाभ मिल पाएगा अगर आरक्षण सही चलता रहे। इनको लाभ देने के लिए आरक्षण को आपको लिमिटेशन करनी पड़ेगी। 14 जुलाई 2021 ESM कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन का जो अमेंडमेंट आपने किया है, वो अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। इसमें कुछ गलत लगा हो तो गाली आपको देनी होगी तो दोगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई। आगे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, मैं डिलीट कर दूंगा या मैं ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन इसमें जो ईमानदार व्यक्ति है ना, जो ये बोलता है कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, मैंने आरक्षण लिया है और अब मैं आरक्षण के दम पे कांस्टेबल, SI, क्लर्क, IPS IAS लगा हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों की जरूरत नहीं है, मेरा बंद करो। या अगर कोई अच्छी फैक्ट दोगे, रखोगे, फैक्ट अच्छे रखोगे, तो मैं समर्थन करूंगा आप लोगों का और आगे भी आप लोगों की बात पहुंचाऊंगा। तो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के ऊपर घंटों बहस होती है। बड़े बड़े नेता कुछ तो ऐसे हैं आगे अपनी राजनीति के चमकाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते हैं। भाई असलियत तो यही है, काबिल बंदे जाना चाहिए। वहाँ पे आरक्षण देना है तो उसको फाइनेंशियली तौर पे दो, प्लेट में से जाके आप उसको बुक्स, वर्दी, पैसे सब कुछ दे दो, ईयर फ्री कर दो भाई। जा तू स्टडी के लिए इंग्लैंड जा, आरक्षण ले पैसा सरकार से। लेकिन जहाँ पे बात काबिलियत करते हैं वहाँ पे होनी चाहिए। नंबर 2 बात, आरक्षण क्या है, उसके बाद जो हरियाणा की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। पेपर का लेवल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल जो है, पेपर का लेवल ऐसा होना चाहिए और उसमें नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, तभी पता लगेगा किसी बंदे में कितना दम है। मुझे भी 70 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी 70 क्वेश्चन लाने हैं, बाकी 30 बचे। अब 30 में लग काम करेगा भाई, किसके ठीक गोले भरे गए। तो दोस्तों चलो, आज का विषय जैसा भी आपको लगे हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में पक्का ही अपना रिप्लाई करना, आपकी राय देना, गाली तो मत देना, क्योंकि मेरी सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग है। हाँ, अगर कोई आपके पास ऐसे तथ्य हैं जिससे लगता है कि मैंने कोई बात गलत बोल ली और आप उसको सच साबित कर सकते हो, तो आप लिखो। मैं बिल्कुल अगली वीडियो में आप लोगों का नाम के साथ वो चीज़ दिखाऊंगा और बोलूँगा इस भाई या इस बहन ने ये बात बोली है और ये होना चाहिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हर युवा तक, हर नेता तक ये बात पहुँचे।